अब स्टार्ट करते हैं कि आपके इंटरव्यू के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आईडी बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन आप किस तरह से करेंगे। तो अगर आप सिर्फ क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग याद कर लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप चाइल्ड की बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, तो आप उसके आंसर में ये कह सकते हैं कि सर हम लर्निंग थ्योरीज का यूज करते हुए जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। और हमारे पास दो लर्निंग थ्योरीज हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग, और ये दोनों जो हैं बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए बेस्ट टेक्निक्स यूज होती हैं। आप लोगों में से किस किस ने क्लासिकल थ्योरी और ऑपरेंट की कंडीशनल जो BF स्किनर की और ये वाली पैवलोव की थ्योरी किस किस ने पढ़ी हुई है, ये वाली थ्योरीज किस किस स्टूडेंट को आती हैं, यहाँ पे मुझे बताएं आप लोग। ठीक है, आसमा ने पढ़ी नहीं है, और किसने नहीं पढ़ी नहीं? तो आप लोगों ने ये वाली थ्योरीज पढ़नी हुई है। आज आप लोगों की असाइनमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं, आप लोगों ने जाना है यूट्यूब के ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लास के एंड पे मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, तो ग्रुप में भी मैं मैसेज कर दूंगी। और ये आप लोगों की जनरल एजुकेशन के अंदर आती है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के जरिए से बिहेवियर मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलोव का एक्सपेरिमेंट है जो हमारा बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है कि उसने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके अंदर आपने जो भी एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों ने पढ़ना है इसको। ठीक है, आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है जिन बच्चों को नहीं आता, और कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगी, और क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से सुनूंगी सब कुछ। आप लोगों को हर चीज आती है, जो यहाँ पे समझ नहीं आएगी आप लोगों ने ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है। कल शाम 5 बजे से पहले पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन होंगे वो पूछ लेने हैं, बाद में मैं आप लोगों को नहीं आंसर दूंगी, फिर अगले दिन क्लास के बाद दूंगी। ठीक हो गया। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टिमुलस और दूसरा होता है बिहेवियर। ठीक, अब इसके अंदर एसोसिएशन की जाती है। ये पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये दोनों लर्निंग थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज को हम यूज करते हैं बच्चों की लर्निंग करवाने के लिए, उनको अच्छे बिहेवियर लर्न करवाने के लिए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में आप लोगों ने ये बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम लोग करते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन। इसमें दो स्टिमुलस होते हैं, एक स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस होता है और दूसरा अनकंडीशन स्टिमुलस होता है। और उन दोनों स्टिमुलस को हम जब एसोसिएट कर देते होते हैं, मिला देते होते हैं, फिर लर्निंग करवा सकते होते हैं। जैसे उसने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि जब खाना मिलता है तो जो डॉग है उसके मुंह से सलाइवा आने लग जाता है। अब ये क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था खाना, और जो सलाइवा था वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। जो नेचुरल रिस्पॉन्स और नेचुरल स्टिमुलस होता है उसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। अब उसने क्या किया, उसने उसको एसोसिएट कर दिया बेल के साथ। उसने जब भी खाना रखना, खाना क्या था आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस था, उसको उसने एसोसिएट अनकंडीशनल उसको उसने एसोसिएट कर दिया बेल के साथ। अब बेल क्या उसने की, इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। ये एक कंडीशनिंग स्टिमुलस था कि जब दो स्टिमुलस को एसोसिएट कर दिया जाता है तो फिर उस डॉग ने लर्निंग करना शुरू कर दी। लर्निंग उसकी क्या थी कि जैसे ही बेल बजनी तो उसके मुंह से वो राल टपकने लग जानी कि अब उसको खाना मिलने वाला है। फिर एक टाइम आया कि अभी उसको खाना भी नहीं मिला, सिर्फ बेल बजी और उसके मुंह से सलाइवा आने लग गया। अगर मैं इसको डेली लिविंग में आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग को लर्निंग में बच्चों के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चा है उसको घर में सफाई करना नहीं पसंद और मैंने उससे सफाई करवानी है, तो मैं उसकी कोई फेवरेट पोएम लगा देती हूँ टीवी के ऊपर ऊंची आवाज में, या म्यूजिक लगा देती हूँ। अब वो जो म्यूजिक है वो क्या था, हमारा कंडीशनड स्टिमुलस, और उसको मैंने एसोसिएट कर दिया उस बच्चे के साथ, और उससे क्या हुआ, बच्चे से मैंने काम निकलवा लिया, सफाई करवा ली। इस तरह और एग्जाम्पल्स भी उसकी होती हैं। जैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कोई टेंट्रम रिमूव करने के लिए, बच्चे का कोई नेगेटिव बिहेवियर है उसको खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के बच्चा जो है ना बहुत अग्रेसिव हो जाता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन आती हैं। जैसे ADHD का बच्चा है, बहुत ज्यादा गुस्सा उसको आ जाता है, अब ये उसका बिहेवियर है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को यूज करते हुए मैं उस बिहेवियर को किस तरह से खत्म कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बताई कि एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस
और वो जनरेट करता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये होता है नेचुरल स्टिमुलस और ये होता है नेचुरल रिस्पॉन्स। अब लेट्स सपोज कि बच्चा जो है, मैं उसको जब भी कहती हूँ कि चलो आओ पढ़े, तो पढ़ने के नाम पे क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन शो करता है या एंगर शो करता है। अब वो जो पढ़ाई थी या किताब थी, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस या उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था कि उसकी फ्रस्ट्रेशन आती है। अब मैंने उसको लर्निंग करवानी है अच्छे बिहेवियर्स की, तो मैं किस तरह से करवाऊंगी, मैं अनकंडीशनल स्टिमुलस को एसोसिएट कर दूंगी किसी कंडीशन स्टिमुलस के साथ। अब इसको मैंने एसोसिएट कर दिया, मिला दिया एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ। बिल्कुल जैसे पैवलोव ने वो घंटी बजाई थी, वो घंटी एक कंडीशन स्टिमुलस था जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। तो इन्होंने क्या, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने अब बच्चे की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको मैंने कंडीशन स्टिमुलस दे दिया। लेट्स सपोज के डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज मैंने उसको करना शुरू कर दी, या मैं उसको रिलैक्स करती हूँ, योगा करवाती हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज इधर योगा जो है ये कंडीशन स्टिमुलस है। अब दोबारा से अगर एग्जाम्पल लें कि बच्चे ने जब भी मैंने उसको कहा किताब लेके आओ तो रोना शुरू कर देता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन शुरू करता है। तो अब मैंने उसको कहा कि किताब लेके आओ, उसने रोना शुरू किया, तो मैंने उसको प्रैक्टिस करवाई कंडीशन स्टिमुलस की। जब उसकी फ्रस्ट्रेशन होंगी, उसको गुस्सा आएगा, उसको मैंने कहा कि आपने योगा मैंने उसे करवाई या मैंने उसको डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करवाई। उस एक्सरसाइज से बच्चा काम डाउन हो गया, उसका एंगर जो था वो मैनेज हो गया, उसकी फ्रस्ट्रेशन कम हो गई। तो इसका मतलब ये था कि मैंने बच्चे को लर्निंग करवाई, और लर्निंग कैसे करवाई कि एक कंडीशन स्टिमुलस को एसोसिएट करके अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ योगा या जो डीप ब्रीदिंग थी वो जब मैंने करवाई तो उसका जो उसका बिहेवियर था वो कम हो गया। क्लियर है ये वाला पॉइंट? रिपीट कर दूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये वाली थ्योरीज उनके लिए तो समझना मुश्किल होगा ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर लर्निंग करवाई जाती है लर्निंग बाय एसोसिएशन या लर्निंग बाय कंडीशनिंग। इसमें हम एक जो नेचुरल स्टिमुलस होता है जिसे अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं उसको एसोसिएट कर देते हैं किसी कंडीशन स्टिमुलस के साथ और बच्चे को लर्निंग करवाते हैं। अगर इसकी मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे फर्ज करें कि जो एक बच्चा है, अब वो उसमें फोबिया है किसी चीज का, वो कैट को देख के डर जाता है। ठीक है, अब जो डरना है ये उसका क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, और कैट जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। अब मैंने उसका वो डरना कम करवाना है, उसका वो बिहेवियर मैंने जो फियर का जो बिहेवियर है वो मैंने रिड्यूस करवाना है, और उसकी जगह पे मैंने उसको अच्छे बिहेवियर सिखाना है, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लर्निंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो मैं क्या करती हूँ कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है मैं इसको एसोसिएट कर देती हूँ किसी कंडीशन स्टिमुलस के साथ। लेट्स सपोज कि अब वो कैट को देख के डर जाता है, तो मैं क्या करूँगी, कैट की कोई पिक्चर लेके वो मैं उसको दिखाना शुरू कर दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। इसको जैसे एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं कि बच्चा जिस चीज से डरता हो वो चीज उसको हम ज्यादा दिखाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उससे वो डर उसका खत्म हो जाएगा। अब मैंने कैट के फ्लैश कार्ड दिए, मैंने बच्चे को दिखाए, बच्चे को डर लगा उसकी फ्लैश कार्ड देख के, कैट की पिक्चर देख के। उसको मैंने क्या करवाया, मैंने उसको डीप ब्रीदिंग करवाई या मैंने उसको योगा करवाई, उसको मैंने कहा पुरसुकून होके बैठो। एक उसको मैंने कामफुल एनवायरनमेंट में बिठा के कैट की पिक्चर दिखाई। अब जो योगा थी या डीप ब्रीदिंग थी या जो कामिंग एनवायरनमेंट थी, पुरसुकून जो एनवायरनमेंट थी वो एक कंडीशन स्टिमुलस था, और इसको मैंने एसोसिएट कर दिया उस कैट की पिक्चर के साथ। अब बच्चे को जब मैंने पुरसुकून माहौल में वो वाली बिल्ली दिखाई, उसको डर नहीं लगा। उसका नतीजा क्या होगा कि जब बच्चा असल में कैट जाके देखेगा तो उसको उसकी आदत हो चुकी होगी और वो उससे नहीं डरेगा। ठीक है, ये भी होती है लर्निंग बाय एसोसिएशन कि मैंने उस कैट को एसोसिएट कर दिया एक पीसफुल इन्वायरमेंट के साथ, एक कामिंग इन्वायरमेंट के साथ कि बच्चा रिलैक्स होके कैट को देखेगा। उससे क्या होगा, उसको लर्निंग होगी कि कैट जो है वो खतरनाक नहीं है। वो लर्निंग जब भी रेयर इन्वायरमेंट में जाएगा और उसको कैट से डर नहीं लगेगा। ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लियर है आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये भी हमारी क्या है,
लर्निंग थ्योरी है और इसके अंदर हम रिवॉर्ड सिस्टम देते होते हैं। इसके अंदर बच्चे को हम सिखाते हैं अच्छे बिहेवियर, उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं उसको रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट देके। दो चीजें इसमें होती हैं, एक रिवॉर्ड होते हैं और दूसरी रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड या इसको रीइंफोर्समेंट इसको हम कहते हैं, रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट के जरिए से हम बच्चे को अच्छे बिहेवियर सिखाते हैं। अब रीइंफोर्समेंट के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रीइंफोर्समेंट क्या चीज होती है, कि ऐसी टेक्निक जो बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। और उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को कोई शाबाश दे देते हैं, उसको कोई इनाम दे देते हैं, उसको टोकन दे देते हैं, बिहेवियर टोकन बोर्ड देते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि उसके अच्छे बिहेवियर को हम लोगों ने रिवॉर्ड देना है। उससे क्या होगा, उसका अच्छा बिहेवियर जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा अच्छे मैनर्स शो कर रहा है, जैसे क्लासरूम में अपनी चीजें शेयर करता है बच्चा, तो हम उसको कोई स्टिकर दे देते हैं एज अ रिवॉर्ड। उससे क्या होगा, वो वाला अच्छा मैनर बार बार किया करेगा, अपनी चीजों की शेयरिंग अपने दोस्तों से बार बार किया करेगा क्योंकि उसको उस चीज पे इनाम मिल रहा है। इसी तरह जैसे बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है तो मैं उसको शाबाश दे देती हूँ, मैं उसके लिए क्लैपिंग करवा देती हूँ, उसकी मैं तारीफ कर देती हूँ, वेल डन कह देती हूँ, तो वो अपना आगे हमेशा ही अपना अच्छा बिहेवियर शो करवाया करेगा। ठीक है। उसके अलावा जैसे टोकन इकोनॉमी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टोकन बोर्ड बनाते हैं और बच्चे के जो भी हम लोगों ने बिहेवियर मॉडिफाई करने होते हैं उन बिहेवियर के टोकन बोर्ड बनाते हैं। और फिर बच्चे के ऊपर काम, उस बिहेवियर को जितना जितना वो चेंज करेगा, जितना पॉजिटिव बिहेवियर उसमें आएगा या जितना वो नेगेटिव बिहेवियर कम करेगा, उसके रिवॉर्ड में हम उसको एक टोकन देते हैं। और जब उसके 4-5 टोकन पूरे हो जाते हैं तो उसको कोई गिफ्ट वगैरह मिलता होता है। फिर वो टोकन्स को लेने के लिए बच्चे अपने बिहेवियर को अचीव करते हैं। ये ADHD वाले टॉपिक में मैंने टोकन बोर्ड आप लोगों को करवाया था, होप सो वो आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग दो लर्निंग थ्योरीज है जिनको बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग की और टाइप्स भी होती हैं, जैसे एक हमारा होता है फ्लडिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होती है, एवर्जन थेरेपी होती है। ये तीनों ने यहाँ आगे लिखी हुई है, इनको पढ़ेंगे। ये फ्लडिंग और यहाँ पे एवर्जन थेरेपी और ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये तीनों ये क्लासिकल कंडीशनिंग की टाइप्स है। अच्छा, नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में हम लोगों ने बच्चे को रिलैक्स करना है और रिलैक्स करने से उसके जो भी नेगेटिव बिहेवियर है उनको हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेशेंट को हम लोगों ने कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा देना है और उसको रिलैक्स करना है जब भी वो कोई बुरा बिहेवियर शो करेगा। और रिलैक्स करने के लिए जो सबसे यूजफुल चीज होती है वो म्यूजिक होता है। ID के जितने भी बच्चे होते हैं म्यूजिक में सबका ही इंटरेस्ट होता है और म्यूजिक थेरेपी ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए ही काम करती है। कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है उसके लिए हम लोग कामिंग पीसफुल म्यूजिक लगाएं, कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है उसके लिए ऊंचा म्यूजिक लगाएं तो वो उसमें रिलैक्सेशन फील करता है। और हमारे स्पेशल स्कूल्स के अंदर म्यूजिक टीचर भी एक असाइन होता है, लाजमी होना भी चाहिए। और म्यूजिक क्लास भी होती है और हमारे म्यूजिक की क्लास भी होती है हमारे स्कूल में भी। पियानो, वो ड्रम्स वगैरह हर चीज पड़ी हुई है तो वो करवाते हैं और सारे बच्चे बहुत शौक से करते हैं। उनके जितने टेंट्रम्स होते हैं, जितना कुछ होता है वो सब कुछ यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, म्यूजिक को वो सही इंजॉय करते हैं। ठीक है, इस तरह उन्होंने रिलैक्सेशन टेक्निक में जैसे एग्जांपल ये भी है ना कि जैसे बच्चा अगर है और अब वो सीढ़ियों से डरता है तो हम उसको सीढ़ियों की पिक्चर दिखाएंगे, उसको साथ में रिलैक्स करेंगे कि आप इस पिक्चर को देखें। उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक फोबियाज को दूर करने के लिए भी होती है, बच्चे को रिलैक्स करने के लिए होती है। और रिलैक्सेशन के दौरान उसे म्यूजिक वगैरह सुनाया जाता है या फिर हम उसे क्वेश्चनिंग करेंगे। उसको आपने कोई बुक दे दी, उससे पूछा कि बुक में क्या लिखा हुआ है, कोई पिक्चर दिखा दी कि जो पिक्चर है इसको देख के मुझे बताओ कि इसमें क्या है। उससे क्या होगा कि बच्चा जब उस पिक्चर के अंदर से चीजें बताने लग जाएगा तो वो रिलैक्स हो जाता है। उसमें जैसे एक चीज में खो जाना, एक काम के अंदर कि आपके दिमाग की बाकी सारी नेगेटिव सोचें दूर हो जाए, ये होती है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। फिर आती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, अब इसमें क्या होता है, ये फोबियाज के लिए यूज की जाती है। जब किसी चीज का हद से ज्यादा खौफ होता है पेशेंट को या बच्चों को
तो उसके लिए हम एक जो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करते हैं वो होती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को एक्सपोज करवाते हैं वो फेयर वाली चीज़ जिससे उसको डर लगता होगा, और साथ में उसको रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग में, एक बच्चा है उसको कैट को देख के डर लगता है, तो मैंने उसको कैट की पिक्चर दिखाई और उसको साथ में मैंने कहा कि डीप ब्रीदिंग करे और पीसफुल इन्वायरमेंट दिया कि जो भी उसको जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को एक्सपोज करवाना है और उसके साथ में हम लोगों ने रिलैक्सेशन थेरेपी करनी है। उससे क्या होगा कि उसका आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ का जो खौफ है, जो डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये क्लासिकल कंडीशनिंग की ही टाइप है और ये किस लिए होती है? आपकी कोई पेन को कम करने के लिए बच्चे को। इस डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि डिसेंसिटाइज करना, किसी की जो सेंसिटिविटी है, किसी की जो हसासियत है, उसको हमने कम करना है। अब किसी चीज़ को हद से ज़्यादा वो फील करता है, कोई फोबिया है, हद से ज़्यादा उसको डर है, किसी चीज़ की एंजाइटी है तो हद से ज़्यादा एंजाइटी है, कोई इमोशन है तो हद से ज़्यादा उसमें इमोशन है, कोई पेन है तो हद से ज़्यादा उसको फील हो रही है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए हम उसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक करवाते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं कि हमने वो चीज़ एक्सपोजर कराना है उस चीज़ का, जिस चीज़ से उसको डर है, खौफ है, वो वाली चीज़ हमने उसको दिखानी है और ज़्यादा देर के लिए दिखानी है, और साथ में हमने उसको रिलैक्सेशन टेक्निक करवानी है ताकि वो उस चीज़, उस डर के साथ रिलैक्स होना सीखे। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है हमारी वर्चुअल थेरेपी टेक्निक। वर्चुअल थेरेपी टेक्निक, वर्चुअल मतलब इफेक्टिव थेरेपी टेक्निक। ये भी बिहेवियर थेरेपी टेक्निक है जिसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज किया जाता है, जैसे कंप्यूटर साइमुलेशन। अब ये साइमुलेशन क्या चीज़ होती है? जब हम लोग ने किसी बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है, कोई उसको वीडियो दिखा के, यूट्यूब पे वीडियो दिखा के, यानी कि सोशल मीडिया या स्क्रीन या गैजेट्स, जो हमारे डिवाइसेस का यूज़ करते हुए जो हमने बच्चे को चीज़ें सिखानी है, वो होती है वर्चुअल थेरेपी। जैसे ऑटिज्म में सोशल स्टोरीज मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, अगर पढ़ा हुआ है, वैसे हमारे सेशन का भी पार्ट है ऑटिज्म, हम लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पे इंशाल्लाह, जल्दी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ऑटिस्टिक बच्चे को सोशल स्टोरीज दिखाते हैं। अब एक बच्चा है, जैसे हमने बाइटिंग वाली एग्जांपल अगर ली थी पहले, तो वो बाइट करता है, उसको हम लोगों ने सोशल स्टोरीज दिखानी है, उसको हमने वीडियोस दिखानी है जिन वीडियोस में बताया जाएगा कि बाइटिंग जो है वो गलत चीज़ है और बाइटिंग अच्छा बिहेवियर नहीं है, और उसकी जगह पे कौन से अच्छे बिहेवियर है। जैसे कि कोई बच्चा अगर स्पिटिंग करता है क्लासरूम के अंदर, तो मैं उसको वर्चुअल थेरेपी देती हूँ। उसमें मैं क्या करूँगी, उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे वीडियोस लगा के ऐसे कार्टून्स दिखाऊंगी जिसमें कार्टून्स उसको सिखाएंगे कि स्पिटिंग जो है वो अच्छी बात नहीं है, और अगर आपने स्पिटिंग करनी है तो आपने डस्टबिन में जाके करनी है या टिश्यू पेपर ले लेना है आपने। यानी कि बुरे बिहेवियर कार्टून्स के जरिए से, वीडियोस, पिक्चर्स के जरिए से उसको हमने सिखाने हैं कि उनको रिप्लेस कैसे करना है अच्छे बिहेवियर से। ये होती है वर्चुअल थेरेपी, और ये जो टेक्निक होती है इसको साइमुलेशन मेथड कहा जाता है, जो सोशल मीडिया वीडियोस या इन चीज़ों को यूज करके हम लोग बच्चों को जो लर्निंग करवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक्सपोजर, फ्लडिंग एक्सपोजर। ये भी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की ही टाइप है, बिल्कुल सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जैसी ही होती है। फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने एक्सपोजर कराना है किसी भी चीज़ को ज़्यादा अरसे के लिए। जैसे अगर एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल, वो पानी से बच्चा डरता है, तो हमने उसको पानी में बिठाए रखना है, उतनी देर के लिए बिठाए रखना है जब तक कि उसका पानी का वो डर खत्म ना हो जाए। जो भी स्टिमुलस है जिससे उसको डर लगता है, उसका हमने लॉन्ग टाइम एक्सपोजर कराना है, ज़्यादा देर के लिए उस चीज़ के साथ उसका टाइम हमने गुजरवाना है ताकि उसका वो जो फोबिया है, जो डर है, वो ख़त्म हो जाए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी, ताकि उसको फर्क पता चले ना कि उसका जो फियर था वो लर्न था, ये चीज़ तो खतरनाक है ही नहीं, मैं तो खुद ही उससे डरा हुआ था। अगर उसको कैट से डर लगता है तो वो बिल्लियाँ उसको हमने ला के दिखानी है और उसके पास कैट रखनी है लंबे अरसे के लिए। उसको ये बताना है कि कैट खौफनाक नहीं है, जो तुम उससे डरते हो ये तुम्हारा एक लर्न रिस्पॉन्स है। ठीक है, और तब तक
उसको हमने वो चीज़ एक्सप्लोर करानी है जब तक उसका वो डर ख़त्म नहीं हो जाता उस चीज़ का। फिर आती है सोशल स्किल ट्रेनिंग। अब ये बच्चे के जिसके सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो सोशल स्किल्स होती हैं, और इसमें शेपिंग, मॉडलिंग और बिहेवियरल रिहर्सल्स वगैरह होती हैं। ये 5 हमारे होती हैं, शेपिंग, फेडिंग, मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग। ये 5 भी किस दिन मैं आप लोगों को करवाऊंगी, या मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में करवा दूंगी। और मैंने आप लोगों को एक दिन बोला था कि जिसको लेवल्स, हमारे जो सपोर्ट लेवल्स आप लोगों ने मुझे याद करवाने और किसी स्टूडेंट ने याद ही नहीं करवाए। टीचर तो भूलते रहते हैं, बच्चों को नहीं भूलना चाहिए, और वो मुझे अभी मेरे जहन में आया है। तो याद रखा करें आप लोग, कॉपी पेंसिल साथ रखा करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, वो भी याद करा दीजिएगा, वो भी किसी दिन ग्रुप के अंदर करवा दूंगी। अच्छा, फिर आता है 11 पे मॉडलिंग। अब मॉडलिंग क्या होता है कि इसमें एज अ रोल मॉडल आपने बिहेव करना है, उसको कुछ सिखाना है कि बच्चा इमिटेट करके सीखेगा अगलों को। फॉर एग्जाम्पल के जैसे टीचर है, अब वो एक्ट करता है रोल मॉडल के तौर पे। बच्चे टीचर से सीखते हैं कि टीचर खाना कैसे खा रहा है, चल कैसे रहा है, बात कैसे करता है, बोलता कैसे है। कि मॉडलिंग के अंदर जो बच्चे होते हैं वो टीचर को या जो भी उसका जो थेरेपिस्ट है उसको एज अ रोल मॉडल कंसिडर करते हैं और उससे अच्छे से बिहेवियर सीखते हैं, और उसको इमिटेट करके, उसको कॉपी करके, तो इस मेथड को हम कहते हैं मॉडलिंग। जैसे अगर हमने बच्चों को चम्मच पकड़ना सिखाना है, खाना खाना सिखाना है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनके सामने बैठ के चम्मच पकड़ के उनको दिखा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, और वो मुझे कंसीडर करेंगे एज अ रोल मॉडल, और मैं जिस तरह कर रही हूँ वैसे ही वो इमिटेट करेंगे, मुझे कॉपी करके वो चीज़ सीखेंगे। तो इसको कहते हैं मॉडलिंग का मेथड। बिहेवियरल रिहर्सल्स है, जैसे हमारी रोल प्लेइंग होती है कि हम लोग ने बच्चे को रोल प्लेइंग करवानी है, प्रैक्टिस बार बार करवानी है, वो वाले बिहेवियर्स हमने उसको सिखाने हैं। उन बिहेवियर्स के फेक सिनेरियोज या ड्रामाज या गेम्स खेल के, जिसको रोल प्लेइंग की एक्टिविटी कहते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो वाले बिहेवियर्स उनके पक्के हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने अगर बच्चे को सिखाना है कि आपने थैंक यू कैसे बोलना है, आपने सलाम कैसे लेना है, क्लास में एंटर होना है तो आपने मैं कमिंग कैसे कहना है ना, तो हम बार बार उसको वो वाला प्रैक्टिस करवाएंगे उस चीज़ की। तो उसको कहेंगे बिहेवियर रिहर्सल, ताकि तब तक करवाते रहेंगे ताकि वो वाला बिहेवियर उसका बिल्कुल पक्का हो जाए, उसको याद हो जाए, भूले नहीं, और उसकी रूटीन बन जाए। फिर थर्ड पे आता है अवर्जन थेरेपी या पनिशमेंट। अब ये भी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की ही टाइप होती है, और इसके अंदर हम लोग एसोसिएशन करते हैं किसी अनडिजायरेबल बिहेवियर की किसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का अनडिजायरेबल कोई बिहेवियर है, लेट्स सपोज कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे वो खाना नहीं खाता या वो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाता है। लेट्स सपोज एग्जांपल, चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाता है, अब हमने वो अनडिजायर्ड बिहेवियर है, हमें वो नहीं पसंद, हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को छोड़ दे, तो हम उसको एसोसिएट कर देंगे किसी चीज़ के साथ। जैसे चॉकलेट में कोई बुरा फ्लेवर हमने ऐड कर दिया, या उसको चॉकलेट के ऊपर, जैसे बचपन में वो मेरे भाई पेंसिल चबा लेता होता था स्कूल में जाते हुए, लेड पेंसिल सारी उसने खा के आनी पीछे से, तो मेरी अम्मा ने उसके ऊपर कड़वी चीज़ें लगाना शुरू कर दी, या करेला लगा दिया, या कोई कड़वी कड़वी चीज़ें। उसने जब उसने उसको टेस्ट करना, वो कड़वा होना, तो उसने वो खानी छोड़ दी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपका नेगेटिव बिहेवियर है उसके साथ किसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस को ऐड कर दिया जाए। अब वो चॉकलेट बच्चा खाता है, तो मैंने कोई बुरे टेस्ट वाली चॉकलेट ऐड कर दी, उससे क्या होगा, वो उसको टेस्ट सही नहीं लगेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ छोड़ देगा। इसी तरह कोई, जैसे अगर बच्चा मोबाइल चलाता है बहुत ज़्यादा, तो अब हम लोग मोबाइल की सेटिंग अब तो इस तरह की होती है कि आप टच करेंगे उसको, उसको छोटा सा शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक, लेट्स सपोज ना एग्जांपल है, उसको शॉक लगेगा तो वो मोबाइल चलाना छोड़ देगा आहिस्ता आहिस्ता। कि अवर्जन थेरेपी भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग की टेक्निक है जिसमें हम लोग एसोसिएशन करते हैं किसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस की, अब उसके जो भी अनडिजायरेबल बिहेवियर उसको खत्म करने के लिए, और उससे एक तरह का अवर्जन का मतलब होता है जो किसी को पनिश देना। ठीक है, वो तो एक पनिशमेंट हो जाती है, फिर वो उस बिहेवियर को स्टॉप कर देता है बच्चा, और उसकी जगह पे फिर वो बुरा बिहेवियर छोड़ देता है। और लास्ट पे हमारा आता है कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई इवेंट, कोई अचानक वाला इवेंट, कोई वो हंगामी हालत आ गई, उसका मैनेजमेंट भी है। इसका वैसे वर्ल्डली मीनिंग ये वाला है
लेकिन कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट अगर हम बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक के अंदर देखें तो इसमें एक एविडेंस बेस्ड ये ट्रीटमेंट है। अब इसमें क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान में। एक जैसे थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान में रिटन एग्रीमेंट हुआ कि तुमने ये वाले अपने बिहेवियर नहीं करने, अगर करोगे तो तुम्हें ये वाली पनिशमेंट मिलेगी। सिंपल सी बात है। और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होगी और उसके ऊपर लिखा होगा ये वाली पनिशमेंट है, और यहाँ पे ये लिखा है एक वर्ड पेनाल्टाइज, मतलब ये होता है कि जैसे हमें फाइन होता था छुट्टी करने के ऊपर, ठीक है। अब एक जैसे थेरेपिस्ट है और उसका क्लाइंट है, और क्लाइंट जो है लेट्स सपोज ना वो अपना वेट लॉस कर रहा है और उसने उसको एक चार्ट बना के दिया कि तुमने शुगर नहीं यूज करनी। अगर तुमने शुगर यूज की तो फिर तुम्हारी ये वाली पनिशमेंट है। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम फिर अगले 2 दिन तक तुम कुछ खाना खाओगे नहीं, भूखे रहोगे, अगले 8 घंटे तुम कुछ नहीं खाओगे। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है। जिस दिन उसने वो चीट की, फिर वो जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो सजा, जो पेनाल्टीज, जो फाइन, जो भी उसको पनिशमेंट है वो करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारी जो बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी वो खत्म होती हैं। यहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी पूछें। और अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर कल मैं पूछूंगी, और आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ के आने हैं। मैंने आप लोगों से क्लास स्टार्ट होने से पहले इनको सुनना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग साथ साथ याद करते भी हैं या नहीं करते, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और फिर कल हम लोग असेसमेंट वाला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। पहले असेसमेंट स्टार्ट कर दें या पहले अपने डिसऑर्डर्स पढ़ लें, आप लोग क्या कहते हैं? डिसऑर्डर्स तो काफी लंबे हैं, पहले असेसमेंट ही पढ़ना। हाँ असेसमेंट भी लंबी है, चले ठीक है। डिसऑर्डर्स इतने भी लंबे नहीं है, कुछ जो बेसिक होते हैं वो आप लोग बेसिक मतलब पॉइंट याद कर लेंगे ना तो बाकी सब चीजें आप लोग को याद हो जाएंगी। चलिए ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं।